मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 6 चैप्टर कर रहे थे। हम 6 चैप्टर अभी पूरा होने को है, लास्ट है आज 6 चैप्टर का, कर लेते हैं। एंट्रोपीज पे आए हुए थे हम, एंट्रोपी कर रहे थे। लास्ट में हमने एंट्रोपी की थी। एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। मतलब कि कोई सा भी सिस्टम है हमारे पास, कोई सा भी सिस्टम है, उसके अंदर कितनी डिसऑर्डरनेस है। अगर कोई परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट है, मतलब सारे के सारे जो सिस्टम है वो परफेक्टली ऑर्डर में बैठ, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स एटम है वो परफेक्टली अरेंज है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसकी एंट्रोपी जीरो है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी एंट्रोपी क्या है? जीरो है। ओके। तो एंट्रोपी क्या होती है? जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, मतलब जितने ज्यादा इधर उधर घूम रहे होगे। मैंने स्कूल का एग्जांपल लेके बताया था तुम्हें बहुत अच्छे से कि जितनी ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं? डिसऑर्डरनेस, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। जैसे अगर कोई मतलब जब क्लास लग रही होती है, स्कूल का टाइमिंग होता है, तो उस टाइम पे सारे बच्चे एक परफेक्ट सीटिंग में बैठे हुए होते हैं, अपनी अपनी जगह पर बैठे होते हैं, तो उस टाइम पर उनकी एंट्रोपी क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन जैसे ही लंच बेल होती है तो बच्चे क्या होते हैं? इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, तो उनकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। तो हम ये मतलब होता है एंट्रोपी का। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी की वैल्यू किसके अंदर होती है? गैस के अंदर होती है, फिर लिक्विड के अंदर, और फिर सबसे कम किस में होती है? सॉलिड के अंदर होती है। ठीक है, तो उसके बाद है भाई हमारे पास स्पॉन्टेनिटी। ये हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था कि जो भी नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है वो कैसी होती हैं? स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब नेचुरल अकरिंग जो भी प्रोसेस होगी वो अपने आप होती है, उनके लिए हमें कोई एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल प्रेशर या फिर फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता, वो प्रोसेस अपने आप होती है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कल हमने कहा था कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। अगर डेल्टा एस, यहां पर लिख देती हूं मैं, इफ डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। क्या होगी रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन अकर, वो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो होता है देन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिएक्शन उस टाइम पर क्या है भाई? इक्विलिब्रियम के अंदर है, मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी, दोनों तरफ। अगर डेल्टा एस इज नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उस टाइम पर कैसे हो जाएगी हमारी रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी भाई, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर गिव्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में लिखने लग जाए डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। हमेशा नेगेटिव एनर्जी होनी चाहिए, नेगेटिव कम होनी चाहिए। और अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो है देन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किसके अंदर है भाई? इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन किसमें होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं, मतलब उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और उसके लिए कैसी वैल्यू होनी चाहिए? नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, वैसे एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या होती है? क्यू डिवाइड बाय टी, की कितनी हीट इंक्रीज करने पर टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, दैट इज। उसके बाद हम कर चुके हैं भाई ये वाली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये हम कर चुके हैं सारे के सारे। गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी क्या होता है? नेक्स्ट है हमारे पास डेल्टा जी क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फाइनल गिव्स फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, फाइनल गिव्स फ्री एनर्जी वैल्यू माइनस इनिशियल गिव्स फ्री एनर्जी वैल्यू। उसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर हमारे पास कोई परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर हमारे पास कोई परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब जो उसके मॉलिक्यूल्स या फिर एटम कुछ भी जो हम ले रहे हैं वो क्या है? एक परफेक्टली ऑर्डर में अरेंज है।
उसके मॉलिक्यूल जिस पोजीशन पर है वो उसी पोजीशन पर है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, वो क्या होगा हमारा वो हमारा क्या होगा, उसकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज उसके अंदर कोई रैंडमनेस नहीं है, रैंडमनेस नहीं है तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि फॉर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंट्रोपी इज 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, entropy of perfect crystalline solid is 0 at absolute 0 temperature, absolute 0 temperature। मतलब कहने का मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सॉलिड एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट है उसके अंदर, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा 0 होगी। ठीक है भाई, ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद है रेजिडुअल एंट्रोपी। क्या होती है रेजिडुअल एंट्रोपी? होती है भाई, अभी थर्ड लॉ ने क्या कहा था कि परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट के एब्सोल्यूट पे क्या होती है, 0 होती है, लेकिन कुछ सब्सटेंस, कुछ एक्सेप्शनल सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी एब्सोल्यूट 0 पर भी कुछ न कुछ एंट्रोपी होती है। कुछ सब्सटेंस की क्या होती है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर भी कुछ न कुछ वैलेंसी, कुछ न कुछ एंट्रोपी की वैल्यू होती है। दैट एंट्रोपी इज कॉल्ड रेजिडुअल एंट्रोपी। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर जो भी एंट्रोपी की वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी यहां पर हम कहेंगे एंट्रोपी पोसेस्ड बाय, एंट्रोपी पोसेस्ड बाय any substance at absolute 0 temperature, at absolute 0 temperature is called रेजिडुअल एंट्रोपी। उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है भाई हमारे पास रेजिडुअल एंट्रोपी, हमने कर लिया है। ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है भाई, 6 चैप्टर इतना ही है, 7 चैप्टर फिनिश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7 चैप्टर। आज ही कल शुरू कर देते हैं इसको, 7 चैप्टर को। एक मिनट में देखो, चैप्टर 7 है इक्विलिब्रियम। चैप्टर 7 कौन सा है भाई, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है। चैप्टर है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है मतलब ये इक्विलिब्रियम इज अप्लाई ऑन, फॉर इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने अभी जो ये लास्ट चैप्टर था 6 चैप्टर, इसके अंदर हमने किया था भाई, अच्छा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर की भी अलग से बनानी पड़ेगी। ये तो इसमें फिर इक्विलिब्रियम वाला भी हो जाएगा थोड़ा सा, चलो कोई ना, ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन सा ही है। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बना ले। ठीक है, मतलब कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता ही रिएक्शन के अंदर, अगर किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनता है, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन।
तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या होता है, हमेशा रिवर्सिबल, जिस भी रिएक्शन के अंदर जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी उसी के अंदर इक्विलिब्रियम अप्रोच होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। सेकंड है, ये हमेशा किसके अंदर होगा, ओनली इन क्लोज्ड वेसल, ठीक है, या फिर क्लोज सिस्टम कह लो, सिस्टम क्लोज सिस्टम के अंदर होगा। इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, क्लोज सिस्टम के अंदर होता है। अगर कोई सिस्टम हमारा क्लोज नहीं है, ओपन है, तो ओपन में हम कोई रिएक्शन करवाते हैं भाई, ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन करवाई हमने, उसमें मान लो गैस बन रही है, कुछ कोई भी गैस जनरेट हो जाती है, अमोनिया हो गई या फिर SO2 होगी, O2 होगी, N2, कोई भी गैस निकल जाती है बाहर। अब वो गैस क्या होगी, अगर ओपन सिस्टम है तो वो गैस बाहर चली जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे रूम के अंदर चली जाएगी, हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो जब वो गैस बाहर चली जाएगी और रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट में से कुछ अमाउंट बाहर चला गया, तो वो क्या रिएक्शन वापस से आ सकती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ही नहीं कर रही। मास क्या हो गया है, कम हो गया है, बिकॉज कुछ मास बाहर चला गया है, ठीक है। तो इसी वजह से वो रिएक्शन फिर वापस नहीं आ पाएगी, बैकवर्ड नहीं होगी। सो इसीलिए जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो भी होती हैं, जो भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस हम करते हैं, वो हमेशा किसके अंदर होती है, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर होती है। मतलब मास, कोई भी सब्सटेंस चाहे वो गैस हो, एस्केप नहीं होगी, बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता क्या है, रिप्रेजेंट द स्टेट, जहां पर मतलब क्या होता है कि स्टेट पोसेस वाइल प्रॉपर्टी, मतलब कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ ए सिस्टम डू नॉट शो एनी चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है हमारे पास, A से B बन रहा है, इक्विलिब्रियम का ये साइन होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का ये साइन होता है, हाफ एडिड एरो ये होगा, हाफ एडिड एरो ये होगा, ठीक है। दोनों तरफ एरो जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, इसलिए हम इसको हाफ एडिड एरो के फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है भाई। क्लोज कंटेनर के अंदर होगा। अब यहाँ पर देखो, ये रिएक्टेंट है हमारा, ये प्रोडक्ट है। जब ये यहां से यहां जाती है तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की तरफ जा रही है। और जब यहां से यहां जाती है तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड, ठीक है। जो ये वाली प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड, वापिस आ रही है। और यहां से यहां जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड, आगे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्टेंट है हमारा और ये प्रोडक्ट बनता है, और फिर ये रिएक्टेंट की तरह काम करना शुरू होता है, मतलब दोनों प्रोसेस एक ही साथ चलती है इसके अंदर। तो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट को कहते हैं, वो इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को कहते हैं कि किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो कहीं पर भी आ जाए, कई बार तो क्या होता है, रिएक्शन शुरू हो जाती है, मतलब रिएक्शन की स्टार्टिंग में ही, रिएक्शन स्टार्टिंग में ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है कुछ टाइम के लिए, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उतनी ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाती है, ठीक है। मतलब उतनी ही नहीं कहेंगे, इक्वल नहीं होती, ये अलग है भाई स्टेटमेंट की लिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये नहीं होता कब, मतलब ऑलवेज नहीं कहेंगे इसको। कुछ केसेस में होता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, बट सभी के सभी केसेस में हम इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, हम यहाँ पर सिर्फ यही कहेंगे कि जिस पॉइंट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, मतलब चेंज ना हो, रिएक्शन का टाइम कॉन्टिन्यूसली पैसेज ऑफ टाइम हो रहा है, मतलब टाइम लगातार चल रहा है, फिर भी ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है और ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। और यहाँ पर हम टेम्परेचर के केस में भी दे सकते हैं कि रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर और प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, टेम्परेचर की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाए, प्रेशर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू या फिर कंसंट्रेशन, उनकी वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ में आ गया भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पर हमारी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए,
इक्वल नहीं बोल रही हूं मैं, सिर्फ क्या बोल रही हूँ, कांस्टेंट। जिस पॉइंट पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ओके, अब भाई इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, और एक होता है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम किसके अंदर होता है, जब हमारे पास कोई फिजिकल प्रोसेस होती है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रही हो। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि वो जो चेंज है वो रिवर्स हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम फिजिकल चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड में, आइस को हम लिक्विड में मेल्ट करते हैं, फिर वापस से हम टेम्परेचर का चेंज करके उसको वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज जिसमें हो रहा है, अगर उसमें कोई इक्विलिब्रियम आता है तो उस तरह की प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो सकता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में, जिस प्रोसेस में ये हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अगर कोई प्रोसेस ऐसी है लिक्विड से वेपर में और वेपर से फिर वापस साथ साथ में लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर कोई प्रोसेस ऐसी है जिसमें सॉलिड से सीधा वेपर में और वेपर से सीधा सॉलिड में दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, कि अगर दोनों प्रोसेस दोनों एक साथ चल रही है तो उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। उसके बाद है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी दो सब्सटेंस हम लेते हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं और वापस से फिर उन दो प्रोडक्ट जो बनता है उसकी फिर से अगर हम रिएक्शन करवा दें तो वो वापस से रिएक्टेंट बना लेते हैं। तो उस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, केमिकल प्रोसेस कहते हैं। और केमिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम आएगा उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो सबसे पहले तो भाई इक्विलिब्रियम जो ये चैप्टर है इसकी डेफिनेशन हमें पता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जिस पॉइंट पर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या फिर प्रेशर, इन तीनों में से कोई सा भी कांस्टेंट हो जाए। ठीक है ना, मतलब रिएक्टेंट जितना बना हुआ है उतना ही रिएक्टेंट रहे और प्रोडक्ट जितना बना हुआ है प्रोडक्ट उतना ही रहे, दोनों में कोई भी चेंजेस ना आए तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम टू टाइप का होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम किसके अंदर होता है, फिजिकल प्रोसेस के अंदर होता है। ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम किसके अंदर होता है, केमिकल प्रोसेस के अंदर होता है। जिसके अंदर केमिकल प्रोसेस होगी उसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम होगा और जिसके अंदर फिजिकल प्रोसेस होगी उसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है भाई, दो ही हैं हमारे पास। तो सबसे पहले है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल, फिजिकल में आगे टाइप है, फर्स्ट इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सेकंड इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड इज सॉलिड वेपर की जगह गैस भी कह सकते हो, एक ही बात है, सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तुम यहाँ पर वाटर का भी एग्जांपल ले सकते हो भाई, जैसे यहाँ पर ये है आइस, वाटर सॉलिड फॉर्म में और यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में, सीधा लिख सकते हो ऐसे, वाटर सॉलिड फॉर्म में मतलब आइस और वाटर लिक्विड फॉर्म में, ये वाला है, इसके लिए है ये एग्जाम्पल कि वाटर साथ साथ में आइस से वाटर में भी कन्वर्ट हो रहा है और साथ में वाटर से आइस भी कन्वर्ट हो रही है, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही है। और जिस पॉइंट पर जितनी आइस बनी हुई है वो आइस और जितना वाटर बना हुआ है वो वाटर, दोनों मतलब कांस्टेंट हो जाए उनकी कंसंट्रेशन, ना बढ़े ना घटे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी ले सकते हो सेकंड के लिए
H2O लिक्विड और H2O वेपर। ठीक है, वेपर की जगह गैस लिख देती हूं मैं यहाँ पर, H2O लिक्विड और H2O वेपर। ठीक है, ये है भाई हमारे पास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें 4 टाइप दिए गए, सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। फोर्थ है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम एंड फिफ्थ है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम और गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड और गैस, यहां पर हम ये ले सकते हैं आयोडीन है ना, जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, आयोडीन में सीधी सब्लिमेशन होती है। ठीक है, तो आयोडीन सॉलिड से गैस में, मतलब दोनों प्रोसेस हो जाए जिस टाइम पर सॉलिड की और गैस की दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं कहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, बार बार इक्वल निकल रहा है मेरे से, कांस्टेंट हो जाए उसको ये कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड का मतलब क्या है कि जैसे हम शुगर ले लेते हैं, शुगर को सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, शुगर को शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, पहले शुगर डिसॉल्व कर दी, शुगर सॉल्यूशन बन गया, फिर उसमें फिर से शुगर डाल रहे हैं, तो जहां पर शुगर की कंसंट्रेशन और शुगर सॉल्यूशन की मतलब शुगर डिसॉल्व ना हो, उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉल्यूशन है और सॉलिड, शुगर इज सॉलिड। उसके बाद क्या, कोई गैस है और सॉल्यूशन। गैस का मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो चीजों को मिक्स करते हैं सॉल्यूशन होगा वो। ठीक है, तो गैस अगर उसके साथ लेते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की होते हैं जो बोतल, उसमें अगर हमारी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, दोनों तरफ प्रोसेस चल रही है और वो हमारी कांस्टेंट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये तो थे हमारे किसके टाइप, फिजिकल इक्विलिब्रियम के। किसके टाइप थे ये हमारे, फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। इनके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी, सिर्फ चेंजेस हो रहे थे। मतलब स्टेट में चेंज हो रहा था, सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में, और लिक्विड से गैस में, सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में, सीधा यही प्रोसेस चल रही थी, सिंपल फिजिकल प्रोसेस हो रही थी। ठीक है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम हमने किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे, उसके कैरेक्टर्स करेंगे। अगर कोई डाउट है तो अपना व्हाट्सएप कर देना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर हो जाएगा।